तो यूँ है भाई एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का पेपर जो कि हम लेकर आ चुके हैं। तो अगर मैं आज जाने की बात करूं तो कहीं ना कहीं मैं आज टाइम से पहुंचा। एडमिनिस्ट्रेशन लॉ का पेपर कहीं ना कहीं टाइम से स्टार्ट हुआ, क्योंकि पिछली बार मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं थोड़ा लेट हो गया था। 15 मिनट मुझे एंट्री बनने में लगी, तो मेरे कहीं ना कहीं 15 मिनट वेस्ट हो गए थे, जिसमें मैं एक क्वेश्चन छोड़ के आना पड़ा। पर इसमें मैं 5 मिनट पहले ही करके आ गया पेपर, और मेरे सारे पेपर बिल्कुल सही हुआ है। आज बात करने वाले हैं कहीं ना कहीं यह एडमिनिस्ट्रेशन लॉ के पेपर के बारे में, जो कि 3rd सेमेस्टर का पेपर है और CCS यूनिवर्सिटी से कहीं ना कहीं ये है। अगर तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं तो आप जैसे देख सकते हो, उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आया है ए सेक्शन में, इसमें कहीं ना कहीं पूछा है तो एक्सप्लेन इन वेरी ब्रीफली नेसेसरी ऑफ डेलीगेशन लेजिस्लेटिव, यानी कहीं ना कहीं लेजिस्लेशन के बारे में पूछा है कि लेजिस्लेशन क्या होता है। अगर जो आपने लेजिस्लेशन के बारे में पढ़ा है तो आप इजी वे में बता सकते हो कि भाई लेजिस्लेशन क्या होता है। लेजिस्लेशन बेसिकली वो होता है जिसमें कहीं ना कहीं पावर को छोटे तबके तक पहुंचाया जाता है, यानी जो कहीं ना कहीं पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं छोटी अथॉरिटीज़ को, जैसे कि नगर निगम है, महाविद्यालय और भी बहुत सारी चीज़ों में डेलीगेट करती हैं। तो इस बारे में इसमें लिखना था। दूसरा जो प्रश्न आता है इसमें, कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन आता है इसमें, प्राथमिक विधि के विकास के कारणों की अंत समीक्षा में इंगित कीजिए, यानी जैसे कि इसमें बताना था एवोल्यूशन ऑफ लॉ इन वेरी ब्रीफली। तो मतलब ये था कि इसमें भाई एवोल्यूशन के बारे में बताओ कि एडमिनिस्ट्रेशन लॉ का एवोल्यूशन कैसे हुआ। अगर जो आपने पढ़ा होगा तो भाई एवोल्यूशन कहीं ना कहीं इसका पहले से चलता आ रहा था, पर इसको कभी भी सिविल विधि में ही लगाया जाता, कभी भी इसको अकेला नहीं माना गया सब्जेक्ट। पर 20वीं विधि में कहीं ना कहीं जब 20वीं शताब्दी आई तो उसमें कहीं ना कहीं इसको एक अलग सब्जेक्ट माना गया, तो उसके बाद इसका एवोल्यूशन हुआ है। अगर जो आपने ऐसा ही कुछ लिखा है तो आप कहीं ना कहीं इसमें 4 नंबर पा चुके हो। अगर जो मैं बात करूँ तीसरे की, तो इसमें है एक्सप्लेन इज वेरी ब्रीफली डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल डिसीजन, यानी आपको इसमें सकारण निर्णयों के सिद्धांत के अंतिम सापेक्ष के में वर्णन कीजिए, यानी आपको इसमें वर्णन करना था कि ये क्या होता है, सकारात्मक निर्णय सिद्धांत क्या होता है। तो इसके बारे में तो खैर मैंने भी ना पढ़ा है, तो मुझे भी इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। चौथा इसमें बताना था एक्सप्लेन इज वेरी मीनिंग ऑफ द रिट्स ऑफ क्वाजी वेंट्रो, जो कि आपने अगर जो इसके 5 फंक्शंस पढ़े हैं तो उसमें ये कहीं ना कहीं लास्ट फंक्शन है। 5वां है इसमें कि राइट इन अ वेरी ब्रीफ द ऑब्जेक्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन, यानी अगर जो आपने PIL पढ़ी है या PIL के बारे में सुना भी है तो भाई आपको कहीं ना कहीं इसके बारे में लिखना था। PIL मतलब कि ये होता है कि कोई व्यक्ति है उसके पास पैसे नहीं है या फिर वो गरीब है तो वो केस दायर नहीं कर सकता, उसके पास पैसे नहीं है, तो PIL के द्वारा भी कहीं ना कहीं उसका केस सुना जा सकता है। जैसे कि आपने जॉली LLB 3 देखी, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जब एक गांव के लिए केस लड़ना होता है तो कहीं ना कहीं अक्षय कुमार उनकी PIL दाखिल करते हैं, तो उसको ही कहीं ना कहीं PIL कहते हैं, जो सामूहिक हित के लिए की जाती है। इसमें कहीं ना कहीं पर्सनल इंटरेस्ट को छोड़ के सामूहिक हित के लिए PIL दाखिल की जाती है। तो ये बेसिकली 5 क्वेश्चन थे A सेक्शन में आए हैं। अब B सेक्शन की बात करूँ तो भाई B सेक्शन थोड़ा अलग सा लगा, क्योंकि इसमें जो है आपसे केस रेफरेंस पूछ लिए हैं। जैसे कि इसमें 6 में पूछा है कि नो मैन शैल बी जज ऑन हिज केस और डिस्कस विद द हेल्प ऑफ डिस्कस ऑफ केसेस, यानी इसमें ये बताया गया है कि नो मैन शैल बी जज इन हिज ओन केस, यानी अगर जो आपने ये पढ़ा है तो आपको ये पता होगा कि ये 2 चीज़ होती हैं। जैसे कि इसमें है तो आपने पढ़ा होगा मीमो जूडिया वूडिया इसके ऐसा कुछ, और एक ऑडी अल्ट्रम कुछ ऐसे करके था, उन दोनों के बारे में ही इसमें पूछा गया है। पर इसमें पूछा गया है बायस्ड के बारे में कि आप एक जो डिसीजन है उसको लेकर बायस नहीं हो सकते। इसका मतलब ये है कि आप खुद के केस में या कोई भी जो व्यक्ति है जिसके केस है वो खुद के केस में खुद जज नहीं बन सकते, यानी खुद डिसीजन मेकर नहीं बन सकता। अब इसमें कोई केस लॉ भी डिसाइड करना था कि आप इसमें केस लॉ भी दे सकते थे। भाई मेरे पास तो इसमें केस बेस लॉ तो था नहीं, तो मैंने इसमें पारिवारिक मामलों को यानी घरेलू मामलों के बारे में लिख के आ गया। जैसे एक पिता 2 बेटों के बीच प्रॉपर्टी बांटते हैं तो किसी को ज़्यादा देते, किसी को विद एग्जाम्पल में लिख के आया कि भाई ऐसे केस लॉज ऐसे हो सकता है। राइट है ना, ऐसे ऑन द क्वाडी वेंट्रो रेफरेंस टू डिस्कस केस, वही जो मैंने आपको बताया था कि भाई सरकारी नौकरी के फॉर्म आ जाए, अगर सरकारी नौकरी में अगर जो आपके किसी भी जैसे जात के ऊपर या कोई भी कलर के ऊपर या रंग भेद के ऊपर कोई भी ऐसा करता है तो उसके लिए आप केस दायर कर सकते हो या वहाँ पे जा सकते हो, तो आपके कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स बच जाएंगे। इसमें वही था, इसमें रेफरेंस देना था केस का।
तो मैं इसमें लिख तो देता, पर भाई मुंह पर केस का रेफरेंस ना है, इसलिए मैंने छोड़ दिया। अब इसमें 8वां क्या है, विद इन द हेल्प ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड एंड जुडिशरी वर्डिक्ट डिस्कस डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर एज अ प्रोपोंडेड बाय मॉन्टेस्क्यू। तो इसमें मॉन्टेस्क्यू जो हैं उनके बारे में बताना था कि सेपरेशन ऑफ पावर में मॉन्टेस्क्यू का क्या रोल है। अगर जो आपने इनके बुक पढ़ी है, इनकी बुक है द स्टडी ऑफ द रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि 1780 में बनाई है, एक फ्रांसीसी राइटर थे, इन्होंने इनके बारे में लिखा है। अगर जो आपने इनके बारे में पढ़ा है मॉन्टेस्क्यू के बारे में, तो इसके बारे में लिखना था, और कहीं ना कहीं सब हमारे संवैधानिक पाबंदों एवं निर्णायक निर्णयों से की सहायता से भी समझा सकते थे। मतलब इनको कहीं ना कहीं आपको ये बताना था कि हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है या इंडियन हमारी जुडिशरी है उससे कैसे ये जुड़ा हुआ है। अब बात कर लेते हैं भाई सी सेक्शन। अगर मैं सी सेक्शन में बात करूँ तो सी सेक्शन में हमने सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है, अगर जो आपने ये क्वेश्चन बढ़िया तरीके से पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन को लिख सकते थे। जैसे कि इसमें बताया गया है कि एवी जो डाइसी है, डाइसी द्वारा जो प्रतिदिन विधि के शासन के सिद्धांत के सार, विधि के जो शासन है उसके सिद्धांत के सार है कि कोई भी व्यक्ति विधि के ऊपर नहीं है। तो मतलब इसमें बताना था कि कोई व्यक्ति विधि के ऊपर नहीं है। इस सिद्धांत का आलोचना परीक्षण कीजिए। तो इसमें आपको आलोचना करनी थी और संवैधानिक प्रबंधों एवं निर्णित वादों की सहायता से भारत के इस सिद्धांत की सुसंगत का वर्णन अति सूक्ष्म कीजिए। यानी उसके बारे में बताना था कि भाई ये किस तरह से, इसमें एबी डाइसी ने जो दी थी, एबी डाइसी ने इसमें कहीं ना कहीं आपको 3 चीज़ें हैं जो बताई थी। वैसे ये मुझे लगता है कि शॉर्ट आंसर में आना चाहिए था, तो ये और ज़्यादा एक्सप्लेन अच्छा होता। 10वां है इसमें, व्हाट डू यू मीन बाय रिट्स ऑफ कैटेगरीज विद द हेल्प ऑफ डिसाइड केसेस डिस्कस विद डिफरेंट ग्राउंड ऑफ इशू विद द रिट्स। यानी इसमें वही था कि रिट्स बताने थे और कहीं ना कहीं उनके अगर जो आप केस लॉस डिस्कस कर सकते हो तो आप केस लॉस भी डिस्कस कर सकते थे। 11वां इसमें, एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशन कंपोजिशन एंड द फंक्शन ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकपाल इन इंडिया। लोकपाल के बारे में आपने पढ़ा होगा। लोकपाल का मतलब वही है कि जो करप्शन होता है या कोई भी ऐसा एम्प्लॉय होता है जो सरकार का एम्प्लॉय होता है वो करप्शन करता है, तो वो किस तरह से उसको सज़ा दिलाई जा सकती है। 12वें में है, कहने के विद द हेल्प ऑफ डिस्कस ऑफ द केस जुडिशरी कंट्रोल ओवर द डेलीगेट्स लेजिस्लेटिव। यानी इसमें जो जुडिशरी का डिस्कस करना था, जुडिशरी कंट्रोल कैसे है, और इसमें कहीं केस लॉज भी लेने थे और डेलीगेशन के बारे में बताना था। तो इसमें 3 चीज़ होती हैं डेलीगेशन के बारे में, कभी डेलीगेशन किस तरह से कंट्रोल करता है अथॉरिटी पर। तो इसमें 13वां जो है, लोकवाद समाज परिवर्तन का एक यंत्र है। यानी लोकहित जो है समाज के परिवर्तन का एक यंत्र है, निर्माणवादों की सहायता से विवेचना कीजिए। मतलब इसमें आपको बताना था कि लोक जो हित है वो कहीं कहीं समाज के परिवर्तन का एक यंत्र है कि नहीं है, तो उस बारे में ही आपको डिस्कस करना था। तो भाई मैंने तो ये डिस्कस करे, और भाई मुझे लगे कि पेपर जो है बहुत ही ज़्यादा हार्ड रहा इस बार, क्योंकि भाई एडमिनिस्ट्रेशन लॉ के बारे में अगर मैं अपनी बात करूं तो भाई मुझे 27 से 28 पेज बनने बहुत मुश्किल हो गए। क्योंकि पहली बात तो ये कि भाई इसमें इतना सारा मतलब लिखने को आया, अब इसमें पेज भी कम थे। जैसे कि लॉन्ग आंसर है तो आप इनको कम से कम 6 पेज में तो लिख के आओगे, 6 या 18 हो जाए, 18 पेज तो वैसे ही हो जाए। और जो कहीं ना कहीं आपके ये शॉर्ट आंसर हैं इनको कहीं ना कहीं आप 5 पेजों में लिख के आओगे, तो भाई 18 तो 28 यही हो गए। अब इस शॉर्ट आंसर कहाँ लिख के आओगे? तो इसमें पेज को लेकर भाई थोड़ी कन्फ्यूजन है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भाई इसमें जो आपके थोड़े क्वेश्चन भी हार्ड से दिए गए हैं। जैसे कि इसमें आप कोई क्वेश्चन देख लो, अगर जो आपने बिल्कुल भी चैप्टर के बारे में नहीं पढ़ा, या आप 1-2 चैप्टर या 3-4 चैप्टर पढ़ के चले गए, तो भाई आधा पेपर तो आपका छोटा ही छोटा। क्वेश्चन बिल्कुल अंदर से पूछ रहे हैं कि भाई ये चीज़ बताओ, ये चीज़ बताओ, बिल्कुल नोट डाउन करके बताओ कि भाई ये चीज़ें आती हैं। तो भाई यूथ मेरा पेपर आपको कैसा लगा, आपका पेपर कैसे गया भाई, वो आप कमेंट करके बता सकते हो। मैं आपका कमेंट भाई ज़रूर पढ़ूँगा।